नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आप सबका दिल से स्वागत है। इलेक्शन काउंटडाउन हमारे चैनल पे शुरू हो गया है और उसके मद्देनजर उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं उत्तर पूर्व के, नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों के क्या पॉलिटिकल डायमेंशंस हैं, किस तरह से वहां पर चुनाव का खेला हो रहा है। इस पर बात करने से पहले बहुत जरूरी है कि जो देश भर में ट्रेंड चल रहा है, यानी सारे के सारे लोग जिस तरह से भाग भाग कर बीजेपी की शरण में जा रहे हैं, बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, ऐसा ही क्या उत्तर पूर्व के इन राज्यों में हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट के ये जो 7 राज्य हैं, यहां पर भी कुछ इसी तरह का गुल खिल रहा है। क्योंकि इन सब पर चर्चा करने से पहले 2 इंपॉर्टेंट तथ्य आपको याद रखने जरूरी हैं। खबरों के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले 80,000 के करीब लोग, नेता, छोटे नेता, बड़े नेता, यानी पूर्व सांसद, मौजूदा विधायक, पूर्व विधायक, जो विपक्षी पार्टियों के थे, 80,000 के करीब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का गर्व महसूस कर चुके हैं। और तो और इस बारे में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब नविका कुमार से टाइम्स नाउ पे डिस्कशन करती हैं, तब वह बहुत सटीक शब्दों में जवाब देती हैं। Everyone is welcome in BJP. Party is welcoming everybody. यानी भारतीय जनता पार्टी में हर किसी का स्वागत है। अब आप देखिए, जो गोदी मीडिया के एंकर्स हैं, जिनमें एक बहुत बड़ा चेहरा नविका कुमार हैं, वह भी जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, मंत्रियों से सवाल पूछती हैं, उन्हें सवाल पूछना पड़ता है कि आखिर क्या वजह है निर्मला जी, जिनके ऊपर सीबीआई के केसेस हैं, 7-8 मामले हैं, उन्हें भी आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, छोटी सी क्लिप है, मजा आएगा और पंच मिलेगा। Where does real politics of development begin and where does hypocrisy end? Real development politics happens and keeps happening. Nothing changes it. People are welcome to come to BJP. So tainted leaders joining your party, no bar. Everybody is welcome, even they are welcome with a red carpet rolled out for them. As I said, party is open. We welcome everybody. Everybody. Even people who have 9 CBI cases against them. Party is welcoming everybody. अब देखिए, तकरीबन यही सवाल उन्होंने पीयूष गोयल साहब से भी पूछा। भारतीय जनता पार्टी में मंत्री और बड़ा दांव खेल रहे हैं इस बार महाराष्ट्र की राजनीति में। और देखिए वह भी क्या जवाब देते हैं कि वे लोग चुन चुन के डिसाइड करते हैं कि कौन सा भ्रष्टाचारी उनके यहां फिट होता है और कौन सा भ्रष्टाचारी नहीं फिट होता है। यहां वो बहुत स्पेसिफिक जवाब देते हैं राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के बारे में। अशोक चव्हाण's cases continue to go on. If he is found guilty and he has said it himself, he will have to face the consequences. And Arvind Kejriwal, if he joins you, बेल तो मिल जाएगी? नहीं, ज्वाइन करने के लिए हमको तय करना पड़ता है, सामने वाला नहीं तय करता है। वी डिसाइड कौन ज्वाइन करेगा, कौन नहीं ज्वाइन करेगा। पार्टी का भी विस्तार हो, पार्टी की एक्सेप्टेबिलिटी, विनेबिलिटी भी बढ़े, तब जाके हम देश की सेवा कर पाएंगे। और देखिए, इसी तरह से स्मृति ईरानी, जो तेज तर्रार नेता है भारतीय जनता पार्टी की, वह भी कहती हैं कि अरे भाई, क्या ये लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं है कि तमाम नेता जो करप्ट हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं। बिल्कुल आपने सही कहा स्मृति जी, निर्मला जी, पीयूष गोयल जी, मोदी जी और अमित शाह जी। इस समय जो खेला चल रहा है 2024 का, वह बहुत दिलचस्प है, क्योंकि वह बता रहा है कि किस तरह से आप सारे विपक्ष को अपने में समेट ले रहे हैं, जिनके ऊपर केसेस हैं, जिनके ऊपर तमाम ऐसे आरोप हैं जिनको आप पानी पी पी कर बताते थे कि इसने कोयले में रिश्वत खाई, इसने सिंचाई में रिश्वत खाई, इसने किन किन चीजों में रिश्वत खाई। यानी यह क्रम बहुत बड़ा है और ऐसे में खबर का फोकस 2 जगहों पर है।
आइए देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश क्या कह रहा है और उससे पहले देखते हैं कि पंजाब में क्या गुल खिल रहा है। अब देखिए, दो अलग अलग राज्य हैं, एक इस कोने पर है और एक बिल्कुल दूसरे कोने पर है। पंजाब और अरुणाचल प्रदेश कोई कनेक्ट नहीं है, लेकिन हम जो कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहे हैं वो बहुत खास है। अब आप देखिए, पंजाब में एमएलए हैं और उन एमएलए ने क्या आरोप लगाया है। लुधियाना की एमएलए हैं राजेंद्र पाल कौर और उन्होंने बकायदा एफआईआर दर्ज कराई और अपना फोन भी दिया पुलिस को ताकि सही ढंग से छानबीन हो सके। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें ऑफर आया 5 करोड़ का और कहा गया कि उन्हें एमपी का चुनाव लड़ाया जा सकता है, बड़ा पद दिया जा सकता है, बस आम आदमी पार्टी छोड़कर वह शामिल हो जाएं भारतीय जनता पार्टी में। और इस पर जो नंबर दिया गया, जो स्वीडन का नंबर बताया जा रहा था, दरअसल वह निकला उस शख्स का जिसने फोन पर बताया कि वह दिल्ली का है और दिल्ली भाजपा कार्यालय से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। यह खबर और इससे पहले आम आदमी पार्टी के जो इकलौते लोकसभा सांसद हैं, उनका भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना, कोई कनेक्ट है? कोई कनेक्ट हम और आप जोड़ सकते हैं कि आखिर किन वजहों से रिंकू जी शामिल हुए होंगे भारतीय जनता पार्टी में? क्या करोड़ों का मामला हुआ होगा? क्या कुछ और ऑफर हुआ होगा? क्योंकि देखिए, जिस समय रामलीला मैदान में यह भव्य रैली हो रही थी इंडिया गठबंधन की, उस समय पंजाब से इस रैली के खिलाफ बैटिंग कर रहे थे यही आम आदमी पार्टी के पूर्व सांसद और सुनील जाखड़ जी, जो वह पहले कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो ये जो एक पूरा सीन है, यह पंजाब का दृश्य है। और देखिए अरुणाचल प्रदेश में क्या हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश में पहले चरण में ही चुनाव होने हैं, वहां विधानसभा के साथ साथ लोकसभा के भी चुनाव हैं और विधानसभा के जो चुनाव हैं वह बहुत दिलचस्प हो गए हैं। 60 सीटें हैं यहां पर विधानसभा की। अभी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रही है और भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री और बाकी सारे नेता हैं वे सब पहले कांग्रेसी थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अरुणाचल प्रदेश में थी ही नहीं। इस बार होता बहुत दिलचस्प है, जो दरअसल मोदी मॉडल है लोकतंत्र का। 10 सीटों पर, जी हां, विधानसभा की 10 सीटों पर निर्विरोध चुन लिए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, जिसमें मुख्यमंत्री साहब भी हैं, डिप्टी मुख्यमंत्री साहब भी हैं और बाकी 8 लोग भी हैं। आखिर क्या वजह रही होगी, यह सोचना बहुत जरूरी है कि आखिर क्या वजह रही होगी कि ये तमाम लोग जिन्होंने अपना नॉमिनेशन भरा और फिर वापस हो लिए, क्या कारण रहा होगा कि इस तरह का जो लोकतंत्र है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े होने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। यह इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से 2 लोकसभा की सीटें आती हैं और देखिए इन 2 लोकसभा सीटों के लिए महज ओनली सिर्फ 14 उम्मीदवार अभी मैदान में बचे हुए हैं। ये जबरदस्त खेला है भारतीय लोकतंत्र का। इस पूरे डेवलपमेंट पर हमने बात की कि आखिर उत्तर पूर्व के इन 7 राज्यों की पॉलिटिक्स कहां जा रही है। दिल्ली में रहने वाली, उत्तर पूर्व को लंबे समय से कवर करने वाली है मूलतः वह गुवाहाटी की, और इस समय जब हम बात कर रहे हैं वह गुवाहाटी में ही चुनाव कवर कर रही हैं रीना शर्मा से। आइए सुनते हैं रीना हमें क्या इंसाइट दे रही हैं, क्योंकि रीना से हमने बस यह जानने की कोशिश की कि जो देश भर में लहर चल रही है बीजेपी में कूद कूद के जाने की, क्या उत्तर पूर्व में भी ऐसा ही कुछ खेला चल रहा है या इस खेले के पीछे कुछ और कहानी है। सुनते हैं रीमा की जबानी उत्तर पूर्व की कहानी। उन लोग वह कवर कर लिया क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस एक तो जो कैंडिडेट्स था उन लोग का कॉन्फिडेंस लेवल एकदम लो था। उन लोग को पता ही था कि उन लोग हारेगा। ये एक इशू है और इसीलिए अगर थोड़ा सा पैसा आ जाए बिना कॉन्टेस्ट से तो क्या फर्क, क्योंकि अभी काम नहीं है, काम बिल्कुल नहीं है और ये मौका एक उन लोग शायद ले लिया है, ये लगता है, क्योंकि उन लोग का जो ये एक इशू में इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है। और सेकंड मुझे लगा है कि ये जो एंटायर नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी रूल करेंगे,
ये एक प्रॉमिस था। ये हिमंत, असम का चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा वो कर सकता है। अभी बीजेपी को वर्ड दिया है सेंट्रल बीजेपी लीडर्स को कि कितना सीट यहाँ से नॉर्थ ईस्ट से देंगे, ये एक बात है। और स्टेट को टू एंटायर नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस फ्री करने के लिए उसका ज़बरदस्त उसका मिशन है और उस मिशन के लिए वो बहुत कुछ कर रहा है। कांग्रेस का भी बहुत भूल है यहाँ पे। मुझे लगता है कि उन लोग का जितना ज़बरदस्त फाइट करना चाहिए था, उतरना चाहिए था इलेक्शन के लिए, कांग्रेस पार्टी नहीं उतरा। और बाकी तो रीजनल पार्टी है, छोटा स्मॉल पार्टीज़ हैं, आपका हो जो बाकी जो पार्टीज़ हैं उसका कम है, पावर कम है और उनका लोग इतना संगठन इतना बड़ा भी नहीं है, जस्ट शुरू हुआ है। तो उन लोग को लगा है कि हम लोग बीजेपी के साथ ही जाना चाहिए और इसीलिए उन लोग सरेंडर कर लिया, कोई विड्रॉ कर लिया। ये बात हुआ है। जो 10 सीटों में अनकॉन्टेस्टेड जीता हुआ है, 60 असेंबली सीटों में 10 अनकॉन्टेस्टेड हो गया और अनदर 50 रह गया, बस 50 के लिए वोटिंग होगा। और इसमें ये बात है कि ये कॉम्प्रोमाइज़ लेवल में आ गया, फाइनेंशियली भी कॉम्प्रोमाइज़ है। उन लोग को आगे का भी देखना है पॉलिटिकल लीडर के। बाद में उन लोग एनडीए में शामिल हो जाएगा इलेक्शन के बाद। अभी तो वो भी पार्टी चेंज भी नहीं कर सकते इलेक्शन का, वो टाइम इज़ ओवर कि पार्टी ज्वाइन कर ले, बीजेपी ज्वाइन कर ले, टाइम इज़ ओवर। सो ये लोग सरेंडर कर लिया और आफ्टर पोल उन लोग शायद यहाँ पे, शायद नहीं ये कंफर्म ही है, उन लोग को सपोर्ट करेंगे बीजेपी को और बीजेपी रूल स्टेट हो जाएगा। फर्स्ट है इलेक्शन फोकस, इलेक्शन हर इलेक्शन उनको जीतना है। ये एक टारगेट से जो लड़ते हैं उन लोग का तो सब कुछ आता है, हाउ टू विन ए इलेक्शन। एक बात है यहाँ पे क्रिश्चियन ओरिजिन जो अभी यहाँ पे क्रिश्चियनिटी ज़्यादा है, परसेंटेज ज़्यादा है, फिर भी बीजेपी आता है, कन्विंस कर पाया लोगों को, क्योंकि एक ही फॉर्मूला है, सेंटर में रूल कर रही हूँ, सपोर्ट करो पैसा मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश वैसे भी बहुत खास है, इसलिए क्योंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा प्रयोग रहा है वह दूसरे ढंग से पहुंचा है। वहां पर मंत्री किरण रिजिजू भी चुनाव लड़ते हैं, यानी 2 सीटों में से 1 सीट किरण रिजिजू के नाम पर रही है अभी तक। और ये वही हैं जिन्होंने बीफ यानी गौ मांस खाने पर अलग अलग समय अलग अलग स्टेटमेंट दिए। पूरे उत्तर पूर्व को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह खान पान और धर्म के आधार पर दूसरी जगह खड़ा है। यहां पर उस तरह का उन्माद अगर आप असम और त्रिपुरा को छोड़ दें तो बाकी जगह, पूरी की पूरी जगह जो एथनिसिटी है वह बिल्कुल दूसरे ढंग की है। यह आदिवासी बहुल इलाका है और कई राज्यों में ईसाई यानी क्रिश्चियनिटी बहुलता है। हम अरुणाचल की बात कर रहे हैं, अरुणाचल में भी 30% पॉपुलेशन क्रिश्चियन है और बड़े पैमाने पर यहां बुद्धिस्ट भी बसते हैं। लिहाजा यह बहुत दिलचस्प है जानना, और हम जान के ही रहेंगे कि आखिर उत्तर पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है। ध्यान से देखिए, ये नक्शे भी, उत्तर पूर्व के नक्शे बहुत कुछ कहते हैं। असम में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, 14 सीटें हैं यहां पर, और उसके बाद 2-2 सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीट है, मेघालय में 2 सीट है, त्रिपुरा में 2 सीट है और मणिपुर में 2 सीट है। नागालैंड, मिजोरम एक सीट वाले राज्य हैं। इनमें मणिपुर का जिक्र करना बहुत जरूरी है क्योंकि मणिपुर पिछले साल से 3 मई से लगातार जल रहा है, सुलग रहा है, और वहां पर जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है वह डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में चल रहा है। और उसकी एक और खासियत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश के कोने कोने में जाके प्रचार करते हैं, कई बार समुद्र में डुबकी लगा के भी प्रचार करते हैं, वे मणिपुर नहीं जाते हैं क्योंकि मणिपुर में उनकी सरकार, उनका गवर्नेंस कटघरे में खड़ा हुआ है। और देखिए, जब उत्तर पूर्व की बात होती है तब इन राज्यों के बारे में, इन राज्यों की जो 24 सीटें हैं वे किस दिशा में जाएंगी, उन पर किस तरह से कब्जा होगा,
किस तरह से कब्जा करने की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, इस पर बात बहुत कम होती है। इसीलिए हमने अपनी इलेक्शन रिपोर्टिंग में सबसे ज्यादा, सबसे पहला फोकस उत्तर पूर्व के इन राज्यों पे किया, क्योंकि अरुणाचल में जो घंटी बज रही है वह खतरे की घंटी सिर्फ अरुणाचल के लिए नहीं, पूरे लोकतंत्र के लिए है, पूरे भारत के लिए है। क्योंकि भूलिए नहीं कि अगर विपक्षी नहीं है तब फिर 400 पार क्या मोदी जी तो आराम से 500 पार हो जाएंगे। हर सीट पर मोदी जी बैठेंगे। शुक्रिया।